सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की, सबसे बड़े चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की। यह जश्न भी होता है, मेला भी है लोकतंत्र का, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का। और इसमें हर 5 साल आपको याद दिलाया जाता है कि दरअसल आप जनता जनार्दन हैं, आप भगवान हैं, आप अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। प्रजातंत्र के मायने ही ये हैं, वो आपके लिए है और आपके द्वारा चुनी जाती है। और ये लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब चुनाव की ये प्रक्रिया, हार जीत किसी की भी हो सकती है, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया, द प्रोसेस हैज टू बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा बर्ताव, सलूक होना चाहिए, कायदे कानून सब पर बराबर लागू होने चाहिए। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद फिजा बदली है, मुद्दे भी बदले हैं, आरोप प्रत्यारोप और तीखे हुए हैं, तलखी बढ़ी है और हिंदू मुसलमान हो रहा है जमकर। और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? हमारे चुनाव आयोग की, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आदर्श आचार संहिता वो लागू है, तो पूरे चुनाव का जिम्मा यह स्वतंत्र बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी। संविधान ने वो अख्तियार, वो हक, वो ताकत दी है चुनाव आयोग को कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाए। लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? यह अपने आप में उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार हमलावर है, आक्षेप भी लगा रहा है, आरोप भी लगा रहा है, चुनाव आयोग पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। और सिलसिला कहां से शुरू हुआ? सिलसिला दरअसल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों से शुरू हुआ है। 21 अप्रैल को, आज से 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में थे और वहां पर उन्होंने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये कहां तक जाएंगे अंदाजा लगाइए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हालांकि कल इसमें हिंदू मुसलमान साफ होता दिखा, कल थोड़ा कोर्स करेक्शन भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में थे और उन्होंने कहा समाजवादी और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, दोनों दलों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है। फिर वो वापस राजस्थान में भी थे, टोंक सवाई माधोपुर। वहां प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताना, घुसपैठियों, वो मुसलमानों के लिए शब्द इस्तेमाल किया। सारा सामान आपका दे देंगे, आपसे माल खींचकर, आपकी संपत्ति लेकर वो मुसलमानों को दे दी जाएंगी। अब कल मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र आपको दिखाया था, उसमें आर्थिक असमानता दूर करने की बात है, लेकिन आपका पैसा छीनकर किसी और को देने की बात तो कहीं भी नहीं है, या कहीं कोई मुसलमानों के लिए अलग से जिक्र नहीं किया गया। अब चुनाव में ताल ठोकी जाती है,
इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यह तो हेट स्पीच का मामला है, संज्ञान लेना चाहिए। 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ने। 2000 लोगों ने बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है, बल्कि 20,000, 2000 नहीं, 2 अलग अलग चिट्ठी लिखी हैं चुनाव आयोग को कि प्रधानमंत्री मोदी के बांसवाड़ा के भाषण का संज्ञान लिया जाना चाहिए। शरद पवार कह रहे हैं, इंडिया का हिस्सा हैं, प्रधानमंत्री मोदी डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला ने भी वही बात कही। रूस ने भी एंट्री कर ली है, व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं। हमें डर इस बात का है कि संविधान खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जय, अपने अपने मुद्दों की जय, और भय, संवाद, विमर्श, राजनीतिक विमर्श उस ओर जाता दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य हैं बीजेपी के। वो कहते हैं कांग्रेस ने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बना लिया है। पार्टी को विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ाना मुश्किल हो रहा है। तो अपनी अपनी यहां पर बात है। लेकिन अब मैं यहां पर एक दो बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, जिसके तहत चुनाव करवाए जाते हैं, उसमें 3 जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उन पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। सेक्शन 8, सेक्शन धारा 8 जो है, वो किसी भी तरह की गैर कानूनी इस्तेमाल, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है, यानी कि आपके बोलने का जो मौलिक अधिकार है, उसका गैर कानूनी या बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और सेक्शन 123(3)(a) है कि विद्वेष, दुश्मनी फैलाना धर्म के आधार पर यह कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। और धारा 125 वो ये कहती है कि any person who promotes or attempts to promote feelings of enmity or hatred between different classes of citizens of India based on religion, race, caste, community or language in connection with an election under RPA shall be punishable। यानी कि धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत नहीं फैलाई जा सकती, और इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना या दोनों। अब कार्रवाई तो करता है चुनाव आयोग। हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की रणदीप सुरजेवाला ने, और गलत किया। मैं यहां पर यह भी अंडरलाइन करना चाहूंगा, किसी भी महिला के बारे में आपत्तिजनक शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, खासकर नेता को, और खासकर चुनाव के दौरान। तो 48 घंटे के लिए किसी भी तरह के प्रचार पर रोक लगा दी गई। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उन्होंने अपना एक थीम सॉन्ग जारी किया, एक गाना प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, और उसमें जय भवानी जय शिवाजी और हिंदू हा तुझा धर्मा, हिंदू धर्म की बात की गई, जय भवानी के नारे भी लगाए गए। तो चुनाव आयोग तत्काल एक्शन में आया, हरकत में आया, और हिंदू धर्म और जय भवानी अपने इस कैंपेन सॉन्ग से, इस चुनावी गीत से हटाने के निर्देश जारी कर दिए। तो जहां आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल हुई, वहां पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी प्रचार करने से। धर्म का इस्तेमाल हुआ, उसे हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। तो यह पैमाना प्रधानमंत्री की स्पीच पर लागू क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल विपक्ष यहां पर उठा रहा है। और जब यह सवाल उठ रहे थे, एक और अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। अभी चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान हुआ है, दूसरे चरण का मतदान 88 सीटों पर
26 अप्रैल को होगा। अभी 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, लेकिन पहला सांसद चुना जा चुका है। अब आप कहेंगे यह कैसे हुआ? नतीजे तो 4 जून को आने हैं। यह ऐसे हुआ कि सूरत में निर्विरोध मुकेश दलाल, बीजेपी के उम्मीदवार, निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए गए हैं। और यह हुआ कैसे? यह हुआ यूं कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार था नीलेश कुंभानी, उनका पर्चा ही जो प्रस्तावक थे, उनके मेल ही, हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए, डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, पर्चा ही खारिज हो गया। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार था, एक साथ में उम्मीदवार रखते हैं कि भाई मेरे पर्चे में कुछ दिक्कत आ जाए तो एक और उम्मीदवार होता है, उसका भी वही हाल। और 8 जो बाकी उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, कोई मैदान में बचा ही नहीं। अब खबर तो यह भी आ रही है कि नीलेश कुंभानी वो बीजेपी के खेमे में आने वाला है और प्रस्तावक के तौर पर उसने अपने घर वालों को ही रखा, डमी कैंडिडेट भी घर वाले अपने रिश्तेदारों में ही रखा। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इतनी डर गई है कि वो सूरत लोकसभा के मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है कि यह मैच फिक्सिंग हुई है। अरे भाई, आपको नहीं पता था आपका उम्मीदवार यह भी कर देगा? कैसे कैसे उम्मीदवार आप चुनते हैं। पर सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अभी 2024 में जिन जिन प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त किए गए हैं वो सभी विपक्षी खेमे के हैं। नीलेश कुंभानी ये कांग्रेस के, बरेली में भी छोटे लाल गंगवार ये बीएसपी के उम्मीदवार थे, नामांकन पत्रों में गलती। खजुराहो में मीरा दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, हस्ताक्षर नहीं, वेरीफाइड वोटर कार्ड नहीं मिला। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का एक आदमी अब उसके समर्थन में उतरी है समाजवादी पार्टी। और कोकराझार से नबा कुमार सरानिया, गण सुरक्षा पार्टी, नामांकन पत्र अवैध। वैसे नोटा भी एक ऑप्शन है, सीधा ही पता तो लगे कितने लोग आपको चाह रहे हैं और कितने नहीं चाह रहे। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो सूरत में हुआ वो चंडीगढ़ पैटर्न है। चंडीगढ़ में आपने मेयर के चुनाव में देखा था, वो मैंने कई शोज किए थे, वो कैमरे में कैसे कैद हुए थे। लोकतंत्र का वस्त्रहरण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव और संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। सूरत एक झांकी है और देश बाकी है। पर क्या विपक्ष भी यह भय दिखा रहा है, अरे भाई पर्चा ढंग से नहीं भरोगे तो निरस्त होगा, पर्चा खारिज हो जाएगा। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि सूरत पहली बार नहीं है कि कोई उम्मीदवार संसद के लिए निर्विरोध चुना गया। आजादी के बाद से आम चुनावों और उपचुनावों में 35 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। बिल्कुल वजह फरमाया हरदीप पुरी ने, केंद्रीय मंत्री ने। पर वो ये बताना भूल गए कि आखिरी निर्विरोध कोई सांसद जो चुना गया था वो 1989 में था, वो भी श्रीनगर। आतंकवाद का वो दौर था, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता था। दरअसल 11 सांसद निर्विरोध चुने गए पहले लोकसभा चुनाव में, 51-52 में जो हुए थे। तब हमारा लोकतंत्र कोई परिपक्व नहीं हो पाया था, उम्मीदवारों की कमी थी, टोटा था। और 11 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए 1957 दूसरे लोकसभा चुनाव में, तीसरे 1962 में 3 और 1967 में 5। तो 30 सांसद तो 1967 तक निर्विरोध चुने गए थे। और अब ये 35 साल बाद पहली बार हो रहा है। तो सवाल ये कि चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष है? 2019 के चुनाव में भी शिकायतें की गई थी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ, और इस पर चुनाव आयोग बट गया था।
4 मामले थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, 1 गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, और 3 सदस्यीय जो चुनाव आयोग होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त, अशोक लवासा ने बाकायदा ऐतराज जताया था क्लीन चिट दिए जाने पर, और जो लिखित ऐतराज था उसे सार्वजनिक करने की मांग भी की। बाद में उन्होंने चुनाव आयोग छोड़ दिया था और एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाकर ज्वाइन कर लिया था, मनीला में, फिलीपींस में। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, जय और भय की लड़ाई चुनाव आयोग को नजर नहीं आई और इलेक्शन मुद्दों से भटका, चुनाव आयोग क्यों खटका? राजनीतिक दलों की निगाह में, विपक्ष की, और चुनाव आयोग को यह बात क्यों नहीं खटकी? ये खटके भी 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है।